हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू। आज के इस ई लेक्चर में मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर CE 303 का टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस टॉपिक में मैं आपको कंक्रीट का परिचय, इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद कंक्रीट के कंपोजिशन, एलिमेंटल एनालिसिस, कंक्रीट में प्रयुक्त होने वाले रेनफोर्समेंट एंड टाइप ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील के बारे में, तथा कंक्रीट स्ट्रक्चर की क्या क्या करेक्टर होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, और कंक्रीट के मिक्स इंग्रेडिएंट क्या हैं तथा कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के डीमेरिट्स क्या हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। अब मैं आपको वन बाय वन एक एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जैसे ही हम ये टॉपिक शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, यानी कि कंक्रीट सीमेंट, फाइन तथा कोर्स एग्रीगेट का एक मिश्रण होता है। कंक्रीट में मुख्यतः बाइंडिंग मटेरियल जिसमें हम सीमेंट को प्रयुक्त करते हैं, तथा फिलर मटेरियल, यानी कंक्रीट के मेन दो कंपोनेंट होते हैं। एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जिसके रूप में हम सीमेंट का प्रयुक्त करते हैं, तथा दूसरा जो फिलर मटेरियल होता है जिसका ज़्यादा परसेंटेज होता है, उसके रूप में हम फाइन एग्रीगेट तथा कोर्स एग्रीगेट का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास जो फिलर मटेरियल है उसकी साइज लेस देन 5 mm यानी 4.57 mm से कम है, देन इट इज़ कॉल्ड फाइन एग्रीगेट। एंड अदरवाइज इफ द साइज ऑफ एग्रीगेट या फिलर मटेरियल की जो एग्रीगेट की साइज है अगर वो 5 mm से ज़्यादा है तो हम इसे कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। तो ये तो था कंक्रीट क्या होती है उसके बारे में। तो यहाँ हमने देखा कि कंक्रीट के दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है तथा दूसरा फिलर मटेरियल होता है। उनका हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया कि फिलर मटेरियल किसे कहते हैं और वो फाइन एग्रीगेट कब कहलाता है और कोर्स एग्रीगेट क्या कहलाता है। अब बात आती है कि कंक्रीट के बाद आता है कंक्रीट के प्रकार। तो कंक्रीट मेनली 3 प्रकार की होती है: प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट, PCC, RCC एंड PSC, प्लेन्स प्री स्ट्रेस कंक्रीट, PSC। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज PCC, यानी व्हाट इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेसिकली एक इंटीमेट मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, इज आल्सो नोन एज सीमेंट कंक्रीट। यानी सीमेंट कंक्रीट सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कंक्रीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम एडमिक्सचर्स का उपयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। एडमिक्सचर्स हमने जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो कंक्रीट में मेनली होता है कि जो एडमिक्सचर्स होता है वो ज़्यादातर प्रयुक्त किए जाने एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, वाटर प्रूफिंग एजेंट्स, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने वाले एडमिक्सचर्स कंक्रीट में स्पेशल प्रॉपर्टी को लाने के लिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट में मिक्स किए जाते हैं। जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसी टाइम हमें एडमिक्सचर्स को ऐड करना होता है ताकि कंक्रीट की स्पेशल प्रॉपर्टी इम्पार्ट्स हो जाए। अब बात आती है RCC। व्हाट इज RCC, यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट जैसा हम जानते हैं कि कंक्रीट की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन। तो इससे हम कह सकते हैं कि कंक्रीट इज गुड इन रेजिस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस बट इज वेरी वीक इन रेजिस्टिंग टेंसाइल स्ट्रेस, हेंस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द कंक्रीट whenever tensile stress is expected. The best reinforcing material is steel since tensile strength is high and bond between steel and concrete is good. तो ये कह सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन वाइल वीक इन टेंशन। इन केस अगर मैं बात करूँ स्टील की,
तो स्टील की जो प्रॉपर्टी थी जस्ट अपोजिट टू कंक्रीट, यानी स्टील इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन वाइल वीक इन कंप्रेशन। इफ यदि मैं कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसमें कहीं टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है तो वहाँ कंक्रीट टेंशन में वीक होने की वजह से फेल हो जाएगी। तो उस टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए मुझे ऐसे पदार्थ का उपयोग में लेना होगा जो टेंशन में स्ट्रॉन्ग हो। तो जो सबसे बेस्ट जो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है वो मटेरियल होता है स्टील, यानी रेनफोर्सिंग स्टील। रेनफोर्सिंग स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है तथा बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, स्टील तथा कंक्रीट के मध्य बॉन्ड भी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी बात करें हम स्टील ही यूज क्यों करते हैं, तो उसके एक अन्य रीज़न ये है कि जो स्टील होती है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट की तुलना में थोड़ा हायर होता है, उच्च होता है। इसलिए जो बल डेवलप होंगे, फोर्स डेवलप होंगे स्टील में, वो भी क्या होंगे, हायर होंगे। अगर हम बात करें रेनफोर्समेंट केज की, तो इसको हम इस तरह से तैयार किया जाता है जैसी हमारी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, और फॉर्मवर्क तथा फॉर्मवर्क जो भी है टिम्बर की शटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर स्टील की शटरिंग प्रोवाइड करें, उसको ध्यान में रखते हुए हमें रेनफोर्समेंट का केज प्रिपेयर किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है। अब बात करें हमने जैसे ये रेनफोर्समेंट का लेइंग कर ली, अब उसके बाद हमें ग्रीन कंक्रीट को प्योर करना होता है। कंक्रीट जैसे ही वो हार्ड हो जाएगी, फॉर्मवर्क को हम रिमूव करते हैं, और उसके बाद जो कंपोजिट मटेरियल है किसका, सीमेंट एंड कंक्रीट का जो कंपोजिट मटेरियल है वही क्या कहलाता है, आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। और यह एक संरचनात्मक अवयव, स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह कार्य करता है, और यह जिस प्रकार से कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है उसी एफिशिएंसी के साथ टेंसाइल स्ट्रेस को भी रेजिस्ट करता है। अब हम बात करें कि कंक्रीट के कौन कौन से कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट। अभी तक हमने देखा था कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होती है और आरसीसी क्या होती है। तो आरसीसी में बेसिकली हमने ये किया कि कंक्रीट में रेनफोर्सिंग स्टील को इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि जो टेंसाइल स्ट्रेसेज हैं दैट आर इफेक्टिवली रेजिस्टेड बाय स्टील बार्स, and all compressive stresses are borne by concrete and tensile stresses are borne by tensile steel। कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट, तो कंपोजिशन में पीसीसी की बात करें, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेसिकली इज ए मिक्सचर ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट विद पेस्ट ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। यूजुअली बाइंडिंग मटेरियल इज यूज्ड एज पोर्टलैंड सीमेंट एंड वाटर, means mixture of fine aggregate, coarse aggregate, binding material and water. When cement is mixed with small amount of water, it hydrates to form microscopic opaque crystal lattice encapsulating and locking the aggregate into rigid structure। जैसे ही हम सीमेंट के अंदर थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी में वाटर ऐड करते हैं तो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और जिसके अंतर्गत ये होता है कि वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, उनको बांधे रखने की प्रॉपर्टी को डेवलप करता है, और फाइनली उसको जैसे ही वो हार्ड हो जाएगा रिजिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। तो एग्रीगेट used for making concrete should be free from harmful substance like organic impurities, silt, clay, lignite etc। यहाँ हम जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं इन केस फाइन एग्रीगेट और कर्स एग्रीगेट, तो उस परिस्थिति में हमारे पास जो सीमेंट कंक्रीट में जो एग्रीगेट यूज करें उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो कंक्रीट को इस स्ट्रेंथ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, लाइक जैसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं, वुडन पीसेज, प्लांट्स लीव्स, ठीक है, पीबल्स एटसेट्रा शुड नॉट बी एग्जिस्ट। सिल्ट है, क्ले है, लिग्नाइट, ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है ये अवेलेबल नहीं होने चाहिए। और बात करें अगर टिपिकल कंक्रीट मिक्सचर्स हैव हाई रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस about 400 psi 80 megapascal, however any appreciable tension will break microscopic rigid lattice। अगर हम बात करें जो कंक्रीट के मिक्स होते हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेस की तुलना में ज़्यादा
रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्षमता होती है। यद्यपि कई बार ये होता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेस इतने बेंडिंग के कारण इतनी मात्रा में डेवलप होता है कि वो कंक्रीट हार्ड होने के बाद जो उसका माइक्रोस्कोपिक रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर देता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कंक्रीट की सरफेस पर क्रैकिंग आएगी तथा कंक्रीट है वो जो मटेरियल है फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट दैट विल बी सेपरेटेड आउट। फॉर दिस रीजन, इस कारण के लिए हम टिपिकली नॉन रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर मस्ट बी वेल सपोर्टेड टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ टेंशन। कि हम बात करें कि जो नॉन रेनफोर्समेंट कंक्रीट है उसको हमें इस प्रकार से अच्छी तरह से उसको सपोर्ट देना चाहिए ताकि उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होने चाहिए। अब बात करें नेक्स्ट है जो आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो अब पीसीसी में हमने देखा था कि हमें स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि उस स्ट्रक्चर के अंदर का बिल्कुल भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलपमेंट नहीं होने चाहिए। अदरवाइज जैसे टेंसाइल स्ट्रेस जैसे बेंडिंग के कारण डेवलप होते हैं तो सेक्शन में कहीं भी बेंडिंग आएगी ड्यू टू एक्सटर्नल लेटरल लोडिंग या एक्सियल स्ट्रेसेस के एक्सियल लोडिंग के कारण, तो उस केस में क्या होगा कि क्रैकिंग डेवलप होगी और कंक्रीट का सेपरेशन आउट होगा। अब बात करें आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इफ ए मटेरियल विद हाई स्ट्रेंथ इन टेंशन, यदि हम ऐसा पदार्थ यूज कर रहे हैं जिसकी टेंशन में उच्च सामर्थ्य है, हाई स्ट्रेंथ इन टेंशन, जैसे कि उदाहरण के लिए स्टील है, is placed in concrete then composite material is called reinforcement concrete। सिंपल से शब्दों में कहें कि आरसीसी एक ऐसा पदार्थ होता है कि हम कंक्रीट के अंदर रेनफोर्सिंग स्टील को ऐड कर दें तब ये पूरा होमोजेनियस मिक्सचर या स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रेनफोर्स कंक्रीट कहलाता है। और ये जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंपोजिट मटेरियल है नॉट ओनली रेजिस्ट कंप्रेशन but also bending and other direct tensile action। A reinforced concrete section whenever concrete resists the bend, compression and steel resist tension can be made into almost any shape and size for construction industry। अब हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेनफोर्समेंट कंक्रीट जो सेक्शन होता है जो कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करती है और स्टील टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम जो आरसीसी होती है उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसी भी साइज और किसी भी शेप में उसको कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। देयर आर नो लिमिटेशंस रिगार्डिंग द साइज एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हम बात करें कि एक जो कंपोजिट मटेरियल हैं उनके क्या क्या यूज़ हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले जो मटेरियल बात करें एग्रीगेट में हम जानते हैं फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। तो उसकी यूजेज क्या है, यूज्ड विद बाइंडिंग मटेरियल टू बाइंड कंक्रीट प्रॉपर्टी। एग्रीगेट को हम उपयोग में क्यों लेते हैं, जो बाइंडिंग मटेरियल है, यहाँ हम सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट यूज करते हैं। तो उस सीमेंट को बाइंडिंग करने के लिए कंक्रीट यूज्ड विद बाइंडिंग मटेरियल टू बाइंड कंक्रीट प्रॉपरली, कि कंक्रीट को अच्छी तरह से बांधने के लिए बाइंडिंग मटेरियल के साथ एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि मैनी मे डिसइंटीग्रेट द प्रॉपर सेटिंग ऑफ कंक्रीट, कि ये कंक्रीट की अच्छी तरह से अगर सेटिंग नहीं होगी तो एग्रीगेट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे यानी कि सेपरेट हो जाएंगे। बाइंडिंग मटेरियल की बात करूँ तो इसका यूज होता है कि जो कंक्रीट के अंदर मटेरियल है उनको बाइंड करने में प्रयुक्त होता है। डिसएडवांटेज है कि अगर कंक्रीट हम जैसे ही रिजिड बनाते हैं तो उसके कारण कंक्रीट जैसे ही सेट होगी तो उसके अंदर अगर हमने हायर परसेंटेज ऑफ सीमेंट यूज किया, बाइंडिंग मटेरियल को ज़्यादा मात्रा में प्रयुक्त किया, तो उस परिस्थिति में क्रैकिंग ओक्यूर होगी। शार्प सैंड दिस मटेरियल इज आल्सो यूज्ड फॉर बाइंडिंग मटेरियल विद इन कंक्रीट। इस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग हम कंक्रीट में पदार्थों को बांधने हेतु किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में ऐड करेंगे तो कंक्रीट में क्रैक्स होंगे और साथ में जैसे कंक्रीट सेट होगी क्रैकिंग होगी और साथ में डिसइंटीग्रेशन भी होगा। सीमेंट की बात करें तो दिस इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग द प्लेस वेयर अप्लाइड एंड जॉइन द मेसनरी वर्क।
सीमेंट का ज़्यादा जो उपयोग लेते हैं कि जो मटेरियल उनको बाइंडिंग करने में और उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने में काम में आती है, तथा जो मेसनरी वर्क है जहाँ पर हमें जॉइन करना है वहाँ भी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ ये एक सिंगल अगर एलिमेंट की बात करें, जैसे लाइम है, चूना है, आर्जिलेसियस है, सिलिका है, मिट्टी है, एक्स्ट्रा में डेवलप क्रैक्स इन सीमेंट, सीमेंट में एक्स्ट्रा क्रैकिंग को डेवलप करता है। वाटर की बात करें तो वाटर का बेसिकली फंक्शन होता है कि जो रॉ मटेरियल है कंक्रीट के, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो, कोर्स एग्रीगेट हो, सीमेंट हो, उन सभी के मिक्सिंग कंपोनेंट के लिए उपयोग में लिया जाता है। सीमेंट के लिए वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ज़्यादा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के कंप्लीशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा अगर हम वाटर को एक लिमिट से ज़्यादा उपयोग में लेते हैं तो उसके कारण एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होगा वो सीमेंट में होगा, और उसके कारण सीमेंट की जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और मे नॉट ड्राई, नाइस अच्छी तरह से उसमें ड्राई नहीं होगी, तो उसमें डैम्पिंग प्रॉब्लम ऑक्यूर होंगी। अब बात करें स्टील, तो जो स्टील होता है वो सीमेंट और कंक्रीट को रेनफोर्सिंग स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अगर हमने प्रॉपर क्वांटिटी में या अमाउंट में स्टील प्रोवाइड नहीं किया तो उसके कारण, अगर हम सपोज अच्छी तरह से और कोडल प्रोविजंस को फॉलो नहीं करके अगर स्टील प्रोवाइड करें तो उस स्थिति में जो कंक्रीट रेनफोर्समेंट है उसमें कोरोडेड होने की, कोरोजन लगने की संभावना होगी। अब बात करें हम कि जो कंक्रीट है, आरसीसी है, उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट यूज़ होता है, कौन कौन से टाइप का रेनफोर्समेंट यूज़ होता है। तो इसमें मेनली 3 तरह का स्टील यूज़ होता है, Fe250, Fe415 एंड Fe500। Fe refers to ferrous and 250, 415 and 500 denotes the yield strength. If I talk about Fe250, then 250 denotes 250 Newton per mm square yield strength of steel, and it is called also mild steel. तो फर्स्ट स्टार्ट करते, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील। रेनफोर्सिंग स्टील के निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है, माइल्ड स्टील, टोर स्टील और HYSD बार, हाई टेंशन बार। माइल्ड स्टील की बात करें तो इस माइल्ड स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 0.23 to 0.25% होता है, और हायर वैल्यू इज परमिटेड फॉर बार M20 एंड अबोव डायमीटर। जो माइल्ड स्टील है इसकी जो 20 mm व्यास की छड़ या इससे अधिक बार के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। ये हायर वैल्यू होती है कार्बन परसेंटेज की। इट इज़ अवेलेबल इन डायमीटर, ये सामान्यतः 6 mm, 10 mm, 12 mm, 16, 20, 25, 32 mm डायमीटर के रूप डायमीटर के स्टील बार के रूप में उपलब्ध होता है। इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, पराभव सामर्थ्य होती है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, और इसका यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसको हम सामान्यतः कंक्रीट स्ट्रक्चर में इसका उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टील है वो टोर स्टील कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ टोर स्टील आर अवेलेबल, Fe415 एंड Fe500। द नंबर यहाँ जो Fe415 और 500 है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को न्यूटन पर mm स्क्वायर में डेजिग्नेट करता है। These bar are provided with ribs deformation on surface so that bond between concrete and steel improve। इस प्रकार के स्टील के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें ये होता है कि जो स्टील बार होती हैं उनकी जो सरफेस होती है वहाँ पर हम रिब डिफॉर्मेशन, यानी वहाँ धारियाँ बनी हुई होती हैं, शैडो थ्रेडिंग टाइप की बनाई जाती हैं, ताकि जो कंक्रीट और स्टील के बीच बॉन्ड मजबूत रहे, स्लिपिंग प्रॉब्लम या स्किडिंग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, और बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील विल बी strong. These bar are available in 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25, 28 and 32 mm में अवेलेबल होता है।
Nowadays, these bar are replacing mild steel bar as reinforcing since their strength in tension and bond is higher. जो present now जो mild steel reinforcement bar हैं are replaced by these type of bar यानी Tor steel because their strength in tension is higher and bond strength is also higher rather than in comparison to the mild steel. अब बात करें आगे नेक्स्ट हाई टेंशन बार हाई टेंसाइल स्टील बार आर मेड विद कार्बन परसेंटेज 0.8% एंड 0.6% मैग्नीज पार्ट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन सल्फर एंड फॉस्फोरस। हाई टेंशन बार में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.8% होती है तथा मैग्नीज की 0.6% होती है। इसके अलावा हम स्मॉल बहुत कम मात्रा में सिलिकॉन सल्फर एंड फॉस्फोरस प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार के द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दीज वायर इन्वॉल्व कोल्ड ड्रॉइंग एंड टेम्परिंग। ये जो इस हाई टेंशन बार इनका जनरली उपयोग हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में करते हैं। पीएससी में स्ट्रक्चर में इसका उपयोग करते हैं। इसमें जैसे जो फॉर्मिंग के दो प्रोसेस होते हैं, एक तो कोल्ड ड्राइंग या कोल्ड फॉर्मवर्क होता है और एक हॉट रोल्ड सेक्शन होता है। और इसमें जनरली 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm डायमीटर के बार अवेलेबल होती हैं। इसमें जो सिंगल वायर होता है वो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंड ए बंच ऑफ 6 to 7 बार या स्टैंडर्ड इज कॉल्ड टेंडन। दे मे बी बंडल्ड विद नंबर ऑफ फॉर्म टू स्टैंड, यानी कि हमें स्टैंड निर्माण करने के लिए इनको हम एक निश्चित संख्या में जो बंडल किया जा सकता है, बांध सकते हैं। इस प्रकार की छड़ों की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 1900 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। और मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान माइल्ड स्टील के प्रत्यास्थता गुणांक के समान ही होता है। जो हाई टेंसाइल स्टील बार होती हैं इनका उपयोग हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में करते हैं। तो यहाँ हमने 3 स्टील के अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे हैं, टाइप ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील देखे हैं, माइल्ड स्टील, टोर स्टील, हाई टेंशन बार। यहाँ हम कुछ डायग्राम्स हैं उसके बारे में देख सकते हैं। माइल्ड स्टील इनकी जो सरफेस होती है एकदम प्लेन होती है, नो थ्रेडिंग आर शोन इन द डायग्राम। अगर बात करें हाई टेंशन स्टील बार तो यहाँ हम देख सकते हैं, टोर स्टील को भी देख सकते हैं। जनरली नाउ डेज प्रेजेंट डेज में ज़्यादा माइल्ड स्टील की कंपैरिजन में HYSD बार यानी Fe415 और Fe500 आर आल्सो यूज्ड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम कंक्रीट की स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ देखेंगे, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर मिक्स जो कंक्रीट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उनके मिक्स प्रोपोर्शनिंग, उनकी ग्रेड्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।